10 मार्च 2026 सूरत के सरजमी पे एक महिला का लाश एक बोरा में मिलता है। सफाई करने के दौरान कुछ लोग को एक बोरा दिखता है और वहां से कुछ बदबू आ रहा था। उसके बाद यह खबर आसपास में फैलता है, पुलिस तक पहुंचती है। यह खबर पुलिस आती है, जब वो बोरा को खोलती है तो देखती है कि यह एक महिला का लाश है। जब आसपास में पता करती है तो पता चलता है कि एक गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया गया है। वहां पता करती है कि किस व्यक्ति ने लिखाया है। जब उस व्यक्ति तक पुलिस पहुंचती है तो वह व्यक्ति जब देखता है तो बोलता है, हाँ यह हमारी माँ है। उसके बाद उसके तहकीकात चालू होता है, पोस्टमार्टम होता है तो खुलासा होता है कि इसका कत्ल हुआ है गला दबाने से। उसके बाद कुछ सीसीटीवी फुटेज और भी सबूत से पुलिस कातिल तक पहुंचती है और कातिल को कड़ी से कड़ी सजा देने की वहां के लोग अपील करते हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू का। यह कहानी सूरत की है। गुजरात के सूरत में एक थाना लगता है अमरोली। अमरोली में एक कॉलोनी लगता है कोसाड़ आवास कॉलोनी। वहाँ एक ही परिवार रहा करता था, जिसमें हमीदा खातून और इसके पति और इन दोनों का दो बच्चे। हमीदा खातून ऐसे बिहार के समस्तीपुर के रहने वाली होती है, लेकिन काम के सिलसिले में अपने बच्चे और पति के साथ सूरत चली जाती है और पति इसका काम किया करता और जो पत्नी हमीदा खातून है थी वह घर पे रह के बच्चों का देखभाल किया करती और घर के काम काज किया करती। हमीदा खातून का उम्र 57 वर्ष होता है और 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले हमीदा खातून का पति का अचानक मौत हो जाता है और हमीदा खातून पे दुखों का पहाड़ गिर पड़ता है, लेकिन वह खुद को संभालती है। इसलिए हमीदा खातून एक हिम्मत वाली लड़की थी, महिला थी, सूझबूझ वाला महिला थी। और इधर उसका जो बेटा था दो, वह एक वसीम मंसूरी और एक परवेश मंसूरी। वसीम मंसूरी बड़ा होता है और दोनों 20-22 की उम्र के आसपास थे। और फिर इधर जो हमीदा खातून थी वह अपने बेटे को बोलती है कि बेटा अब तो पापा रहे नहीं इस दुनिया में, तो अब तुम लोग को कुछ काम करना होगा। उसके बाद ये दोनों लड़के जहाँ इनके पिता काम किया करते थे वहाँ जाते हैं, काम पता करते हैं और काम में जुड़ जाते हैं और दोनों बच्चे काम करने लगते हैं। हमीदा खातून अपने कमरे पर रहने लगती है, लेकिन हमीदा खातून अपने बेटे से बोलती है कि बेटा से तुम लोग यहाँ काम कर रहे हो, हमें मन नहीं लग रहा है, मैं गांव हो आता हूँ। और हमीदा खातून आ जाती है अपना गांव समस्तीपुर। समस्तीपुर में बिल्कुल अकेली रहा करती थी और जो हमीदा खातून थी इसका एक पड़ोसी होता है फिरोज आलम। वह हमीदा खातून के पास आता और बातचीत किया करता और सुख दुख बांटा करता और दोनों काफी वक्त तक अकेले अकेले बैठकर बात किया करते थे। और कभी हमीदा खातून भी फिरोज खान के घर चली जाती और फिरोज खान के घर में जाकर उससे बातचीत करती, उसके परिवार के अन्य सदस्य से बातचीत करती। फिरोज खान भी एक शादीशुदा होता है और इसकी पत्नी और एक बच्ची भी होती है और दोनों में कहीं ना कहीं दोस्ती हो जाता है। और दोनों जब मौका मिलता, जब फिरोज खान को मौका समय मिलता, वह पहुंच जाती हमीदा खातून के घर और उससे बातचीत किया करती और यह सिलसिला काफ़ी वक्त तक चलता है और दोनों में इतना नज़दीकियां हो जाता है कि दोनों को समझ में नहीं आता। एक दिन फिरोज खान बोलता है हमीदा खातून से कि हमारी पत्नी का तबीयत खराब है। तो हमीदा खातून बोलती है कि उसका देखभाल अच्छे से करना, उसका इलाज अच्छे से करना, इसलिए अभी का समय बहुत खराब है। अभी अगर कोई चीज़ में लापरवाही होने के बाद बहुत बड़ा नतीजा हो जाता है इंसान के जीवन में। और यह बात सुनने के बाद फिरोज खान अपने पत्नी के ऊपर ध्यान देता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिरोज खान का जो नज़दीकी था वह हमीदा खातून से बन चुका था और दोनों इतना नज़दीक आ चुके थे कि एक दूसरे के बिना बात किए नहीं रह सकते थे। एक दिन ऐसा होता है कि फिरोज खान हमीदा खातून का हाथ पकड़ लेता है और कोई एतराज़ नहीं करती हमीदा खातून। उसके बाद दोनों का नज़दीकियाँ बढ़ता है और दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं। और एक बार जब यह सिलसिला चालू होता है तो फिर यह समय के साथ बढ़ते जाता है। उम्र का लिहाज नहीं करती हमीदा खातून और जो फिरोज खान था वह भी नहीं देखता है कि हम क्या हैं और वो क्या है, लेकिन यह सिलसिला जारी होता है। एक बार फिरोज खान हमीदा खातून से बोलता है कि हम लोग को अगर साथ में रहना है तो एक रास्ता निकालना होगा, नहीं तो हम लोग कब तक छुप छुप के इस तरह मिलेंगे, समाज के लोग देखेंगे, आसपास के लोग देख लेंगे किसी दिन, तो हम लोग कब पर्दाफाश हो जाएगा और फिर जो समाज के बीच में अगर यह कहानी निकल के आएगा तो गलत नज़र से और बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ेगा। और फिर ये दोनों रास्ता निकालते हैं। जो फिरोज खान आलम था उसका एक बेटी होती है
शबाना सबा फिरोज खान हमीदा से बोलता है कि शबाना का शादी अगर तुम बड़े बेटे से कर लो तो हम लोग का रिश्ता जुड़ जाएगा, फिर आने जाने में कोई एतराज नहीं होगा, कोई किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमीदा खातून को भी यह बात अच्छा लगता है और हमीदा खातून अपना बड़ा बेटा को घर बुलाती है वसीम मंसूरी को, और वो लड़की दिखाती है तो लड़की देखने में खूबसूरत थी और इधर लड़का भी देखने में खूबसूरत था। दोनों पक्ष वालों को पसंद आ जाता है और बाप और माँ का तो पहले पसंद था, लेकिन बस लड़का और लड़की का पसंद आना था और दोनों का पसंद आ जाता है। उसके बाद एक डेट रखा जाता है और दोनों का शादी करा दिया जाता है। शादी होने के बाद कुछ दिन तक तो वसीम और उसकी पत्नी शबाना यहीं पर समस्तीपुर में रहते हैं, लेकिन फिर वसीम बोलता है कि चलो वहीं सूरत जहाँ काम किया करते हैं वहीं तुम भी रहना और हम काम पे जाया करेंगे और समय से सब कुछ मिलेगा तो अच्छा काम काज और सेहत भी बना रहेगा। अपनी माँ से बोलता है वसीम, तो माँ भी इसमें एतराज नहीं करती है और बोलती है ठीक है चले जाओ। पत्नी को लेकर शबाना को लेकर वसीम सूरत पहुंच जाता है और वहाँ एक कमरा किराए पर लेता है कि कमरा तो पहले से था ही, अब रहना ये लोग चालू करते हैं। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था, लेकिन कहीं न कहीं हमीदा और फिरोज का यह नज़दीकियाँ कड़वाहट बन जाता है और एक दिन दोनों के बीच लड़ाई होता है। लड़ाई इतना ज़्यादा बढ़ता है कि दोनों आपस में बातचीत करना बंद कर देते हैं। उसके बाद हमीदा खातून को यहाँ अकेलेपन काटा जा रहा था और वह चली जाती है सूरत अपने दोनों बेटे और एक बहू के साथ में और रहने लगती है। लेकिन जो जब से वहाँ हमीदा खातून गई थी तब से उन लोग को थोड़ा सा दिक्कत महसूस होने लगा था, इसलिए कि घर के गार्जियन होने के नाते हर चीज में रोका टोका करती और यह बहुत बड़ा यहाँ पर कांड हो जाता है। हमीदा खातून एक दिन घर से गायब हो जाती है और कुछ घंटे तक तो घर वालों इंतजार करते हैं, लेकिन जब नहीं आती है तो उसका एक बेटा जाता है पुलिस स्टेशन और वहां अपनी माँ को हमीदा खातून का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाता है और घर चले आता है। इधर रिश्तेदार में आसपास के लोग से पता कर रहा था उसका बेटा, और जो पुलिस भी थी इधर उधर जांच कर रही थी। तब तक 10 मार्च 2026 का दिन था। वहीं सूरत के पास में केसाड़ा ओसी कॉलोनी के कुछ दूरी पर एक बोरा में कुछ सफाई कर्मचारियों को दिखता है कि बंधा हुआ बोरा है और उससे कुछ बदबू आ रहा है। आसपास के लोग को बताते हैं, फिर पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस आती है, जब उस बोरे को खोलती है तो देखती है एक महिला की लाश है। उधर इसका पोस्टमार्टम करवा देती है और आसपास में पता करने लगती है तो पता चलता है कि एक पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया गया है। उस परिवार वालों को कांटेक्ट करती है, वही परवेश और वसीम के कांटेक्ट करती है पुलिस और उसको बुलाती है शिनाख्त करने के लिए। जब वो दोनों आते हैं और देखते हैं तो बोलते हैं कि यह हमारी माँ है। बस यहीं से जांच का सिलसिला चालू होता है। उसके बाद इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि गला दबाने से इसका मौत हुआ है। पुलिस जब उस कमरे पे जाती है वसीम और परवेश के कमरे पर, तो जिस रस्सी से बोरा बंधा हुआ था, जिस रस्सी से शबाना का गला पर निशान था, उस रस्सी का कुछ टुकड़ा वही कमरे पर मिल जाता है जहां परवेश और वसीम रहा करते थे। पुलिस को शक हो जाता है कि घर के ही कोई व्यक्ति है जो यह काम किया है। उसके बाद इन लोग से पूछताछ किया जाता है। बड़ा बेटा से पूछताछ किया जाता है तो वसीम वसीम जो था वह काम पर गया था कंपनी में। जब पूछा जाता है पुलिस के द्वारा तो पता चलता है कि हाँ वसीम तो उस वक्त काम पर था, लेकिन छोटा बेटा जो परवेश था उसके कंपनी में पूछा जाता है तो वह काम पर उस दिन नहीं गया था। और फिर वहीं से शक होता है पुलिस को और परवेश को उठाती है पुलिस और उससे जब सख्ती से पूछताछ करती है तो एक कहानी सामने निकल के आता है। जो परवेश है वह बोलता है हाँ हम और हमारी भाभी शबाना और उसके पिताजी फिरोज आलम मिलकर यह कत्ल किए हैं। पुलिस तो पहले पूछती है कि वजह क्या था, कत्ल करने का कारण क्या था। उसके बाद परवेश बताता है और शबाना को भी पुलिस उठा लेती है। शबाना और परवेश को जब दोनों आमने सामने बिठाकर पूछा जाता है तो फिर दोनों कहानी सुनाते हैं। शबाना बताती है कि जब से हमारी सासू माँ सूरत आई और हम लोग के साथ रहने लगी तब से हम पे काफ़ी ज़्यादा रोक टोक होने लगा। अगर कोई खर्च फिजूल का खर्च होता तो अपना बेटा वसीम को बोला करती उसकी माँ की यह फिजूल का खर्च है, और घर के मुखिया होने के नाते जो वसीम था वह खर्च को दबाने लगा था। और कहीं न कहीं शबाना और उसका देवर परवेश का गलत संबंध था। ये दोनों प्रेम करते थे, कई बार संबंध बना चुके थे और दोनों का
रवैया जो था वह उसकी सासू माँ हमीदा खातून को पता चल गया था। एक दिन ऑन स्पॉट पकड़ लेती है उसकी सासू माँ ये दोनों को संबंध के हालत में, और उसी वक्त डांटती है कि इस तरह का अगर कहानी समाज में जाएगा, लोगों को पता चलेगा तो तुम लोग को क्या कहेंगे और घर वालों पर कितना बदनामी होगा। यही बात सुनकर शबाना जो थी वह अपना पिता को बताती है, फिरोज खान को फ़ोन करके, कि हमारी जो सासू माँ है जब से सूरत आई हम लोग का जीवन बेहाल कर दी है, और हम अगर कोई खर्चा करते हैं, कोई सामान लेते हैं तो उस पे अपने बेटे को रोक टोक करती है, और भी कई तरह के सवाल खड़ा करती है, जिस वजह से हमको यहाँ घुटन महसूस हो रहा है। उसके पिताजी फिरोज खान बताता है कि मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। और एक दिन 9 मार्च को जो फिरोज खान था वह समस्तीपुर से आ जाता है सूरत, और आता है सीधे इसके कमरे पर। उस वक्त वसीम खान काम पर गया हुआ था और परवेश घर पे था, और उसकी जो माँ थी हमीदा खातून वह भी घर पे थी। फिरोज खान उसके कमरे में जाता है हमीदा खातून के, और उससे बातचीत करता है। बातचीत इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, दोनों में लड़ाई होता है, और वहीं फिरोज खान था वह कपड़े से गले दबाता है हमीदा खातून का, और वहीं गला घोट के मार देता है। फिर उसका बेटा परवेश और शबाना आते हैं, फिर दोनों एक बोरा इकट्ठा करते हैं और बोरा में उस लाश को डालते हैं और ऊपर से बांधते हैं। और जो फिरोज खान था वह लेता है बोरा को कांध पे, और कुछ दूर 500 मीटर दूरी पर एक मंदिर था, वहां पर ले के फेंक देता है सुनसान जगह पे, और वहां से सीधा चल जाता है रेलवे स्टेशन, और रेल पकड़ के पहुंच जाता है समस्तीपुर। उसे लगता है कि अगर मैं बिहार चला जाऊंगा तो हम तक पुलिस पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा पुलिस खंगालती है तो फिरोज खान जो था वह बोरा में लाश को ले जाते हुए दिखता है। पुलिस जाती है बिहार समस्तीपुर, और वहां से फिरोज खान को गिरफ्तार करती है, और यह बयान के आधार पे जो रस्सी कत्ल करने के लिए यूज किया गया था उस रस्सी को बरामद करती है, और जो भी अब सबूत था वह पुलिस बरामद करेगी, और यह मामला को ऊपर चार्जशीट तैयार होगा, और यह मामला कोर्ट जाएगा। फिर कोर्ट के जज इन लोगों को क्या सजा देती है, लेकिन इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए कि ये लोग एक बुजुर्ग माँ का कत्ल किए हैं।